फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था अपनी इंट्रो वीडियो में कि आज से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज फर्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम वन शॉट के अंदर वो क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आए हैं या जिस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं हम उस तरह के क्वेश्चंस आज यहाँ सॉल्व करेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपने इन क्वेश्चंस को पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से समझ कर लिया तो आपको फिर इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चंस ये आएंगे या इस तरह के आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई दो नंबर है 96, 104 और इसका HCF हमें दिया हुआ 8 और हमसे क्या मालूम करवा रहे हैं LCM ऑफ 96, 104। ये इसके ऑप्शन। हमें पता है कि जो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या है कि LCM मल्टीप्लाई में HCF इज़ इक्वल टू A इंटू B। ये दो नंबर हमारे 96 और 104। इसके अंदर ये A हमारा क्या है 96 और B है हमारे पास 104। ऑलरेडी हमें इसका HCF दिया हुआ है 96 इंटू में 104। सॉरी, इसका ऑलरेडी HCF हमें दिया हुआ 8, हमें LCM इसका मालूम करना है। अब हमें LCM यहाँ से ये मालूम करना है, ये 8 इधर LCM के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम सब जानते हैं क्या करना होगा, LCM इज इक्वल टू 96 इंटू में 104 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 96 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, यह आ जाएगा 12 और 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा इसका LCM। ये एक पैटर्न क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्ज़ाम में आया है और अक्सर देखा गया आता है और बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर बस हम इतना पढ़ेंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, यस फ्रेंड्स, ये है हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन। ये बिल्कुल इसी तरह का है। उसमें जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें दो अलग नंबर दिए गए थे, अब उनका प्रोडक्ट दे दिया गया है। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह से बदल कर भी आ सकता है, कभी आपको प्रोडक्ट दे देंगे, कभी आपको दो नंबर दे देंगे, कभी आपसे HCF मालूम करवाएंगे, कभी आपसे LCM मालूम करवाएंगे। तो आपसे ये जिस भी तरह के क्वेश्चन पूछे हमें एक पैटर्न याद रखना है, हमें सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है और इसी फार्मूले को अगर हमने याद कर लिया तो हमारे पास ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे। क्या है फार्मूला, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास है 2070, जिसका HCF हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 18 और LCM हमसे ये मालूम करवा रहा है, LCM हमसे मालूम करवा रहा है। तो अब जब हमें यहाँ पर 18 पता है HCF, तो फिर वही करेंगे, इसको ले जाएंगे यहाँ, यहाँ है ये मल्टीप्लाई, यहाँ हम इसको करेंगे 18 से डिवाइड और 18 से डिवाइड कर क्या आएगा, जी क्या आएगा, 18 से डिवाइड कर 18 से डिवाइड कर हम इसको 18 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 18 1 18, 18 1 18 अगेन एंड ये 5। तो LCM हमारे पास इन दो नंबर का, जो भी कोई दो नंबर हैं जो हमें नहीं दिए गए, जिनका प्रोडक्ट हमें दिया गया है यहाँ पर, उसका LCM हमारे पास आएगा 115। ठीक है, क्लियर है।
आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन ये अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन होता ही है। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो चैप्टर हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चंस वो इसी तरह के होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कभी मिड टर्म में, कभी फाइनल में, कभी प्री बोर्ड में, इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसको करने की टेक्निक सीख लीजिए, बाकी सब एक ही तरह से होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें करना है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर। हमें पता है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों में फ़र्क क्या होता है। प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो होता है 1 और वो खुद नंबर। कंपोजिट नंबर अगर वो 1 और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड होता है, उसका कोई और दूसरा फैक्टर होता है, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो अब हम इसको बताएंगे कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखिए, इसके अंदर हम इसको लिखते हैं 7 × 11 × 13 + 13। इसमें देखिए, यहाँ ये 13 और ये 13 ये दोनों में कॉमन है। तो जब ये कॉमन है तो हम इसमें से कॉमन 13 निकाल सकते हैं, और यहाँ हमारे पास बचेगा 7 × 11 + का 1। ठीक है। तो जब 7 × 11 13, और यहाँ पर है हमारे पास 77 + 1, 13 में 78। अब देखिए, यहाँ ये दो फैक्टर, जिससे हमें बस एग्ज़ाम में इतना ही करना है। हमने देखा कि यहाँ जब ये दो फैक्टर है, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इस वजह से ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 13 और 17, फिर ये इसका फैक्टर है। ओके, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। इसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन आपको बदल कर दे सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है। जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ जिसका कॉमन फैक्टर होता है 1, उसके अलावा वो किसी दूसरे फैक्टर से डिवाइड नहीं होते, उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। तो अगर कोई दो ऐसे नंबर, प्राइम नंबर, जिसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो उसका हम HCF निकाल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कोई दूसरा तो होगा नहीं। तो इवन ये सब आप जानते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि एक ही फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, उसका होगा 1। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ 1। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बता देते हैं। अब हमारे पास है एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में है। इसमें है राइट 1 रेशनल एंड 1 इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √7। तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल हमारे इरेशनल होते हैं, और जो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट करने लगे डिवाइड करने के बाद, वो हमारे रेशनल होते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो इरेशनल नंबर हैं, √3 और √7। ये दोनों ही इरेशनल नंबर हैं। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 is equal to 1.732050 and so on, and √7 is equal to 2.645
2.645 751 751 एंड सो ऑन। अब हमने देखा कि हमारे पास ये दो इरेशनल नंबर है, √7 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और √3 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अगर हम इसके बारे में देखें, अगर हम इसको गौर से ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि इसके बीच में एक रेशनल नंबर तो हम देख सकते हैं कि 1 और 2.6, यानी कि ये जो 2 है, अगर हम इसमें लिखना चाहें रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर अगर हम लिखना चाहें जो कि P/Q की फॉर्म में हो सकता है, तो हम सीधा सा यहाँ से ले सकते हैं रेशनल नंबर, ये हमारे पास हो जाएगा 2। अब देखिए 2 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और 1.7 और 2.6 इसके बीच में कहीं लाई करता है, तो रेशनल नंबर बताना आसान हो गया। अब हमें बताना है एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम कैसे बताएं? इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसके बीच में कोई भी ऐसा नंबर जो 1.7 इससे बड़ा हो और 2.6 इससे छोटा हो, और जो रिपीट भी नहीं होता हो और ना ही वो टर्मिनेट होता हो। तो ऐसा एक रेशनल हम रेंडमली लिख सकते हैं। कैसे? इरेशनल नंबर 1.7 और 8 2 0 1 5 3 7 एंड सो ऑन। कोई भी ऐसा नंबर रेंडमली उठाकर जो इनके बीच में कहीं लाई करता हो, 1.7 और 2.6 के बीच में कहीं लाई करता हो, वो है 1.8। अब देखिए ये नंबर नहीं तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो कभी भी एग्जाम में लिखें ये डॉट 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 डैश ये लगाना होगा, ज़रूरी है, क्योंकि हमें दिखाना है इरेशनल नंबर। अगर हम ये नहीं लगाते इसका मतलब यहाँ पर टर्मिनेट हो गया तो मतलब रेशनल नंबर, इसलिए ये ज़रूरी है डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो फ्रेंड ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ a² and b² are two co-prime numbers, then a and b are even, odd, not co-prime और co-prime। क्या होते हैं co-prime नंबर? वो दो नंबर जिसमें 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन ना हो, मतलब कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर्स में कॉमन है, ऐसा नंबर को-प्राइम कहलाते हैं। तो अगर इफ़ a² and b² are two co-prime numbers, then a and b are, तो a और b क्या वो इवन होंगे? इससे कोई आइडिया मिलता ही नहीं है, ये डिपेंड ही नहीं करता। इवन नंबर मतलब जो कि एक इवन नंबर है, सिर्फ 2 जो प्राइम होता है, उसके अलावा कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, तो ये तो होगा नहीं। ऑड नंबर, कुछ ऐसे ऑड नंबर हैं जो प्राइम नहीं होते, जैसे 9 प्राइम नहीं होता, और 15 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं होता। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे। तो हम ये याद रखना है कि a² and b² are two co-prime। अगर ये को-प्राइम की बात कर रहे हैं तो इसके जो दो नंबर होंगे a और b, ये भी को-प्राइम ही होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? इसका ऑप्शन होगा हमारे पास कि अगर दो नंबर का स्क्वायर a² और b² वो को-प्राइम नंबर्स हैं, तो वो नंबर हमारे पास a या b वो भी को-प्राइम ही होगा। ठीक है, को-प्राइम नोट कर लीजिए इसको। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? हमें बताना है कि इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है। जैसे हमने अभी बात की रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जो टर्मिनेट हो जाते हैं या एक वक्त के बाद अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। इरेशनल नंबर जो ना टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अगर हम इसको 1 बाय 1 चेक करें तो हम देखते हैं, पहला है हमारे पास
676, हमें पता है 676 ये परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 26 का। तो रूट 676 मतलब 26, मतलब ये हो गया आपका रेशनल नंबर। ठीक, दूसरा आ जाते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 4.323232, मतलब ये 32 जो है ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब रेशनल ना, ये भी रेशनल। फिर हम बात करते हैं 16.61661166। अब देखिए ये नंबर जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, चले जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 61 फिर 661 फिर 11 फिर 666 111, तो ये इस तरह से चल रहा है। तो इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन होगा जो हमारा इर्रेशनल नंबर है वो ये है हमारा इर्रेशनल नंबर। जबकि इसको देखें तो ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर बाल लगा है 14, तो ये रिपीट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। ठीक है, ये रेशनल और इर्रेशनल नंबर। ओके, नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। आपने बुक में देखा होगा √5, √3, ये किसी भी तरह से एग्ज़ाम में आता है, बदल कर आता रहता है, कभी √7, कभी √11, कभी √13, कभी √2, कभी √3, तो कुछ भी हो, टेक्निक इसकी सॉल्व करने की एक ही, ये चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √13 हो, इसको करने का तरीका सिंपल एक ही है, बस इसकी ये टेक्निक याद रखनी है। अगर हमें ये टेक्निक याद हो गई तो, और जो मेथड है इसको करने का वो हमने सही से सीख लिया, तो बस रट्टा लगा लीजिए। इसका अगर हो गया तो उसको ऐसे ही प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है? सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो हमने मान लिया कि ये इर्रेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम मानते हैं लेट सॉल्यूशन, लेट assume that √2 is a rational number। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारे पास ये जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? इर्रेशनल, लेकिन हमने क्या माना? इर्रेशनल। तो हमने क्या माना है? ये रेशनल। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A/B की फॉर्म में या P/Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको करेंगे, ये B इधर डिवाइड हो रहा है, हम इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, √2B = A। और स्क्वायरिंग बोथ साइड, आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, squaring both side, squaring both side क्या होगा? √2B का स्क्वायर = A का स्क्वायर, यानी 2B का स्क्वायर = A स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो A है उसका कोई एक फैक्टर 2, क्योंकि यहाँ पर ये 2B स्क्वायर है, इसका मतलब इस A का कोई फैक्टर होगा जो 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या होगा? ये A स्क्वायर = 2B स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 एक फैक्टर है A का। ठीक है, हम इसको बात मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट। अगर 2A का फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A है वो किसी 2C के बराबर हो सकता है। ऑल्सो
a इज इक्वल टू 2c। क्यों? क्योंकि a का एक फैक्टर 2 है। अगेन, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने देखा कि a स्क्वायर 2b स्क्वायर के बराबर है और a स्क्वायर 4c स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हम इसको सेकंड ले लें और फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इससे ये पता चला कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, मतलब b का एक फैक्टर 2 है। हमने यहाँ पर क्या देखा था कि a का एक फैक्टर 2 है। यहाँ पर हमने देखा कि b का एक फैक्टर 2 है, मतलब a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर आपका 2 है। ठीक है, तो अगर दोनों का एक फैक्टर 2 कॉमन है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। हमने एक बात यहाँ लिखी नहीं, हमने कहा लेट एज्यूम दैट रूट t इज अ रेशनल नंबर वेयर a and b are co-prime। को-प्राइम मतलब 1 के अलावा कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन हमने दिखाया है यहाँ पर कि यहाँ 2 एक ऐसा नंबर है जो a और b दोनों के अंदर कॉमन है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया, कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे hence our assumption is wrong। Our assumption is wrong as 2 is a common factor of a and b, as 2 is a common factor of a and b, therefore root 2 is an irrational number। ठीक, ये इसका पैटर्न है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये कुछ भी नंबर चेंज कर आए, यहाँ रूट 2 की जगह रूट 3 आता है, रूट 5 आता है, रूट 7 आता है, हमें इसको सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर रूट 5 है तो हम क्या करेंगे, रूट 2 रूट 5 कर देंगे, रूट 2 रूट 5 दिस एंड दिस रूट 5 सब स्क्वायर करके पूरा सेम कॉपी यही कर देंगे। मैं अभी आपको अगले क्वेश्चन के अंदर दिखाने वाला हूँ कि अगर इसकी जगह पर हमें n दे दिया जाए या m दे दिया जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ और इसके अंदर n चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे ऐसा कहा जाए, अनदर क्वेश्चन, चलिए इसी को हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाकर। कैसे, देखिए यहाँ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, और प्रूव दैट रूट n इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, अब क्या करें, लेट एज्यूम दैट रूट n इज अ रेशनल नंबर, इज अ, बिल्कुल सेम, सब कुछ बिल्कुल सेम चल रहा है। अक्सर एग्जाम में क्या करते हैं, आपको कुछ इस तरह से दे देते हैं, बच्चे कहते हैं हमने तो n पढ़ा ही नहीं, हमने तो m पढ़ा ही नहीं, हमने तो p पढ़ा ही नहीं। तो क्या करना है, सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है, बस हमें क्या करना है, वही जो हमने पैटर्न हमने फॉलो करना है, वही मेथड यूज़ करना है। ठीक है, फिर हर टू को n से बदल देना है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें ये दिया गया है, अभी हमने प्रूफ किया था कि रूट 2 और रूट n हमारा इरेशनल नंबर की प्रूव करना है। यहाँ ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है, ये ऑलरेडी इरेशनल है। आपको क्या करना है
कि आपको ये बताना है कि अगर √3 एक इरेशनल नंबर है तो 4√3 + 3 भी एक इरेशनल नंबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। देखिए जनरली तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर के साथ किसी रेशनल नंबर को प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, वो इरेशनल ही होता है। लेकिन ये वेल नोन बात है, लेकिन आप इसको प्रूव कैसे करोगे? हम इस क्वेश्चन के अंदर उस बात को प्रूव करने वाले हैं कि किसी भी इरेशनल के अंदर अगर हमने रेशनल ऐड किया या मल्टीप्लाई किया तो वो इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, उसके लिए भी देख लेते हैं। चलिए, उसके लिए हम वही काम करेंगे जो पीछे किया था। लेट एज्यूम दैट 4√3 + 3 इज अ रेशनल नंबर। हमने कहा कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4√3 + 3 = a/b। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये प्लस का 3 है, इधर जाकर ये होगा 4√3 = a/b माइनस का 3। अगर इधर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा a - 3b/b। अगर ये 4 इधर ले जाकर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3b/4b। ठीक, अब हमने देखा कि ये जो है हमारे पास ये किसके बराबर है? √3 के बराबर। किसके बराबर? ये पूरा हमारे पास √3 के बराबर है। लेकिन √3 हमारा क्या है? √3 हमारा ये है इरेशनल। इसका मतलब ये भी पूरा इरेशनल हो जाएगा। अगर √3 इरेशनल है तो ये हमारे पास इरेशनल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर √3 इरेशनल नंबर है तो ये पूरा जो होगा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। मतलब आर assumption is wrong. 4√3 + 3 is an irrational number. ठीक फ्रेंड, ये हमारे पास है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये उससे ज़्यादा आसान हो गया। इसमें क्या है, ऑलरेडी √3 आपको इरेशनल दिया हुआ है, वही पैटर्न फॉलो करेंगे, साथ में दिखा देंगे कि √3 इसके बराबर है, लेकिन √3 हमारे पास इरेशनल है तो ये पूरा हमारा इरेशनल हो गया। ठीक, बिल्कुल। अगर हम इस क्वेश्चन को √3 की जगह √n ले लें, जैसे हमने पीछे किया था, तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम इसको क्वेश्चन को इस तरह से करके करें, क्वेश्चन नंबर 11 ब्लू पेन से हम करते हैं इसको। 11 हर √3 को n से चेंज कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास अगर n है, ये हमारे पास अगर n है तो ये हो जाएगा n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n, तो ये होगा n n n n और n। ठीक है, तो हमारा ये होगा बट √n हो जाएगा और assumption is wrong and √4√n + 3 is an irrational number। मतलब ये इसका हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी चेंज करके वो एग्ज़ाम में दे दें। हमने तो टेक्निक सीख ली, अगर हमें टेक्निक आ गई तो हम इसका कोई भी क्वेश्चन ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है, 6 की पावर n, तो फिर हम क्या लिखेंगे? वी हैव
6 की पावर n। ओके, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इस 6 को लिख सकते हैं, 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 के फैक्टर होता है 2 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n, मतलब 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। अब हमें साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये 2 की पावर n तो हमारे पास है, लेकिन 5 की पावर n हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये नंबर एंड विद 0 नहीं होगा, ये एंड विद 0 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं हैंस because it is not in the form of 2 की पावर n 5 की पावर m, 2 की पावर n 5 की पावर n, therefore it will not end with 0। ठीक है, क्लियर? बस यहाँ कुछ भी चेंज हो, आप देखिए, अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में आता है तो एंड विद 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? देयर आर 329 282 188 students in class 6 7 8 buses to be hired to take these students to the picnic. Maximum number of students who can be seated equally in bus is। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो अलग अलग है, और हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा नंबर बताइए कि ऐसी बस हमें हायर करनी है जिसमें इनको पिकनिक ले जाया जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है बस में आ जाए, कितनी बसेस हमें इसको यहाँ करनी पड़ेंगी ताकि हम इनको यहाँ से ले जाएं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहाँ कहीं पर भी हमें इस तरह से पूछा जाए कि भाई एक ऐसी चीज़ जिसके जैसे बस हमें लेनी है जिसमें इक्वली बच्चों को बिठाया जा सके, या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि आपके पास बकेट्स हैं, उसमें इतना इतना मिल्क है, एक ऐसा हमें वो कंटेनर चाहिए जिससे कि हम उन सारे कंटेनर को इक्वली जो है वो मतलब मैक्सिमम में निकाल लिया जाए, उनको जो है तोड़ लिया जाए, मेज़र कर लिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ हमें इस तरह की चीज़ें मालूम करनी होती है वो हम क्या निकालते हैं, एक ऐसा फैक्टर जो कि उसमें कॉमन हो, हाईएस्ट हो, मतलब HCF। तो हमें क्या करना होगा, हमें 329 282 और 188 इनका HCF निकालना होगा। तो अब हमें पता है इनका HCF क्या होता है। अगर हमें HCF निकालना आता है तो हम इसका HCF निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास ये 2 नंबर हैं, हम इनको लेते हैं और HCF निकालने का एक तो फैक्टर मेथड होता है और एक मेथड जो हमारा डिवीज़न मेथड होता है वो क्या होता है, 329 ये हमारे पास है और हमारे पास क्या है 282। अगर हम 282 1 जा 282 7 12 8 4 47, फिर अगेन 282 47 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 47 47 अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 47 42 282 ये आ जाएगा हमारे पास, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का HCF होगा हमारे पास 47। अब देखते हैं क्या ये तीसरा नंबर जो हमारे पास है 188 ये 47 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। अब चेक करते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास है 188 डिवाइडेड बाय 47। हमें पता है 47 5 ज़ा 47 188 47 क्या ये डिवाइड हो जाएगा? 47 188 7 7 17 47 तो 47 4 ज़ा 188, मतलब ये भी पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये 47 एक ऐसा नंबर है जो इसका एचसीएफ है। इन तीनों का फैक्टर 47 है। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये करेक्ट है। मतलब हमें 47 बस हु कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन बी सीटेड इक्वली इन बस इज़ 47। मतलब हर एक बस के अंदर 47 स्टूडेंट आ सकते हैं। ठीक है, 47। ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। और इस क्वेश्चन के अंदर ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। और ये आज के चैप्टर का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बस ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इस तरह के 14 क्वेश्चन, अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, एग्ज़ाम में इसके बाहर से कुछ नहीं आना। क्वेश्चंस में नंबर चेंज कर देंगे, बात चेंज कर देंगे, अदरवाइज सेम यही रहेगा, सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं 2 अलार्म क्लॉक रिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 80 and 60 seconds respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again together? किस टाइम ये दोबारा से बीप करेंगे, किस टाइम पर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए कि अलार्म क्लॉक है, वो रिंग कर रही है, कितने वक्त के बाद दोबारा से वो सेम टाइम पे बीप करेंगे, या 2 लोगों ने एक जगह से चलना शुरू किया सर्किल के ऊपर और उसके सबके अलग अलग टाइमिंग है सर्किल को रोटेट करने की, तो वो कितने टाइम के बाद दोबारा से सेम पॉइंट पे आकर मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे वहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। याद रखिएगा, वहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमेशा एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर हमारे पास टाइमिंग दी गई है, 2 टाइमिंग है। क्या है, एक जो रिंग है वो 80 सेकंड के बाद बीप करती है और दूसरी 60 सेकंड के बाद बीप करती है। तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ 60 and 80। ठीक, तो हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ 80 and 60। तो इसको हम अगर एलसीएम निकालें तो 3 8 0 20 4 25 4 5 5 5 1 1। मतलब LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 4 चौक 16 3 48 पंजे 120 3 चौक 12 12 48 5 4 चौक 16 पंजे 80 38 24 240। ये आ गया आपके पास 240। 240 इसमें मतलब 60 से अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6 चौक 4 मिनट। मतलब 4 मिनट के बाद वो रिंग्स दोबारा सेम टाइम पर बीप करेगी। इसमें कोई ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन जो है वो गलत दिया है। हम इसका कोई एक ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं।
मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन ये आ जाएगा ये। तो अब इस चारों में से हमें ये देखना है 4 मिनट के बाद, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ये हमारे पास है ऑप्शन 12:04 पर, यानी कि हर 4 मिनट के बाद वो दोबारा से सेम टाइम पर बीप करेंगी। तो ये हो गया हमारे पास 12:04। तो ये है हमारा आज का सेशन चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो हमने आज कराए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इन क्वेश्चन को कर लिए, मेरा आपसे वादा है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपने इसको कर लिया, आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, तो कुछ और नहीं करना। ओके फ्रेंड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हो सकता है अभी वीडियोस आपको इतने अच्छे से मैं नहीं बना पाया, लेकिन क्वेश्चंस ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। वीडियो हम जैसे जैसे ग्रो करेंगे, जैसे जैसे और मोर वीडियोस आपके लिए बनाएंगे, वैसे वैसे हमारी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटीज़ और बाकी सारी चीज़ें ठीक होती रहेंगी। तो बस आपसे यही है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।